तो हमने कल काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने कल फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग पार्ट 2 कवर करा था। उसमें हमने स्केल के बारे में कल पढ़ा था। फिर हमने वर्नियर यूज़ ऑफ वर्नियर के बारे में पढ़ा था। काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर करी थी कल। आज उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लीनियर मेजरमेंट, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, लीनियर मेजरमेंट, है ना, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। इसको हम लोग कवर करेंगे, 2 पार्ट में कवर करेंगे, है ना, यानी 2 लेक्चर में। और आज से हमारी कोशिश रहेगी हम थोड़ा फास्ट चलें, ताकि हम सिलेबस को कम समय में ज़्यादा बेहतर तरीके से कवर कर पाएँ। तो चालू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि जब भी आप सर्वे करते हैं, जब भी आप लोग सर्वेइंग करते हैं, तो आपका सर्वेइंग का मेन पर्पस क्या होता है? हम लोग जब भी सर्वेइंग करते हैं, हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि सर्वे के बाद जो डाटा आ गया, उस डाटा के द्वारा हम लोग क्या बना लें, हमारा प्लान या मैप बना लें, नक्शा बना लें। सही बात है, नक्शा ही बनाने के लिए तो हम सर्वे कर रहे हैं। अब जब हम नक्शा या मैप बनाएंगे, तो उसमें हमें कौन सी डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है? अगर मैंने आपको बोला कि आप नक्शा यानी प्लान या मैप बनाते हैं, उसमें आपको कौन सी डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस? 2 पॉइंट है, मान लीजिए आपके पास 2 सिटी है, सिटी ए और सिटी बी। ठीक है, सिटी ए है और सिटी बी है। इसको आप मैप पे दिखा रहे हैं, इन दोनों सिटियों को, सिटी ए और सिटी बी को आप कहाँ दिखा रहे हैं? मैप पे दिखाना चाहते हैं। इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी भी होगी, सिटी ए और बी के बीच में। तो जब आप इनको मैप पे दिखाएंगे, तो सिटी ए और बी का आप जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, वो नहीं दिखाएंगे। आप तो इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको दिखाएंगे मैप पे। तो मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं प्लान, जो अपने प्लान को या फिर मैप वेप किसी भी पर्टिकुलर एरिया का मैप या प्लान बनाऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पर मैं जो डिस्टेंस शो करूँगा मैप पे, वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, हम नोट्स में भी लिखा है, एज प्लान इज प्लॉटेड द डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल has the distance shown are horizontal projection on this plan। horizontal projection हम दिखाएंगे बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिटी ए है वो समुद्र के मीन सी लेवल से इतना ऊंचा है, सिटी बी इतना ऊंचा है। मैं वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जब मैं प्लान या मैप बनाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये एक छोटा सा फिगर बनाने की कोशिश करी है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आप मान लीजिए पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। अब इन दोनों का जो लेवल है, क्या ये वर्टिकली सेम लेवल पर है? क्या वर्टिकली, क्या ये सेम लेवल पे नहीं है? ठीक है, ए का जो लेवल है वो समुद्र के मीन सी लेवल से थोड़ा कम ऊपर है, बी थोड़ा ज़्यादा ऊंचा होगा मीन सी लेवल से। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि जब हम, यहाँ पर मैंने लिखा है आपको कि जब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन स्लोप डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन द फील्ड, दे आर ऑलवेज reduced to equivalent to horizontal distance for the preparation of map। अब आप देखिए यहाँ पर ए और बी के जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो दूरी थी एल, ठीक है, इसको मैंने रेड्यूस करा यहाँ पर इक्वलेंट टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या, कैसे रिड्यूस करा मैंने? इसका कंपोनेंट ले लिया है, तो कंपोनेंट लेने के बाद क्या आ जाएगा मेरा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या आ जाएगी मेरे पास? एल कॉस थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो ये दिस एल कॉस थीटा का मैं कहाँ प्रयोग करूँगा? फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैप। मैंने यहाँ पे आपके नोट्स में भी ये बात लिखी है, ताकि आपको इस पॉइंट को लिखने में आप टाइम नहीं लगाए। ठीक है, ये देखिए, when horizontal distances are measured in the field, they are always reduced to equivalent to horizontal distances for the preparation of map। ये लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर मैंने बात कर ली है पर्पस की, कि हमारा सर्विंग का पर्पस होता क्या है। अब बात कर लेते हैं कि कितने मेथड्स के द्वारा मैं अपने लीनियर मेजरमेंट को कर लेता हूँ। कितने मेथड के द्वारा कर लेता हूँ? तो बेटा, मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट की बात करेंगे हम लोग। ये हेडिंग आपको दिख रही होगी आपको, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं मेथड्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट में।
अब देखिए, आज का जो लेक्चर है बेसिकली इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी कवर करेंगे, है ना। और कल जो लेक्चर होगा लीनियर मेजरमेंट का, उसमें बहुत सारे करेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी कल बहुत ज़्यादा कवर होगी। आज थोड़े थोड़े बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू व्हाट योर लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। और काफ़ी सारी जो फील्ड से रिलेटेड चीज़ है ना, फील्ड में कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट हो गए, कुछ इक्विपमेंट हो गए चेनिंग के दौरान, है ना, उसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। चलो जब बात करते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए कि आपको लीनियर मेजरमेंट करना है, पॉइंट ए बोल दिया आपने और ये बोल दिया आपने बेटा पॉइंट बी बोल दिया आपने, इसके बीच में आप दूरी निकालोगे। तो पहला तो एक होता है डायरेक्ट मेथड, है ना। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे बेटा, आप डायरेक्ट फील्ड पे जाएंगे, फील्ड पे जाएंगे और फील्ड पे जाके आप काम करेंगे, लीनियर मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में आ गया कि आप चेन लेके जाएंगे फील्ड पर या टेप लेके जाएंगे, और चेन या टेप की सहायता से आप क्या करें, लीनियर मेजरमेंट का काम फील्ड पे चालू करें, ठीक है। और एक दूसरा मेथड हो गया बेटा ऑप्टिकल मेथड, एक दूसरा मेथड हो गया ऑप्टिकल मेथड। अब यहाँ ऑप्टिकल मेथड में क्या करेंगे, हम लोग ऑप्टिकली डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अब इसमें एक टेकोमेट्री टेकोमेट्री वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो कैसे हम लोग ऑप्टिकली डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे, वो चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज आपको चेन और टेप के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता हो चलने वाली है आज के लेक्चर के बाद। इसको हम टेकोमेट्री वाले चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। और आजकल क्या हो गया है, आजकल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इक्विपमेंट आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। इनकी सहायता से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, लीनियर लीनियर मेजरमेंट जो हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट योर 1 मिनट, ठीक है। जब आप लीनियर मेजरमेंट करेंगे EDMI के द्वारा, तो इसके बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है, कि EDMI होता क्या है। इसमें टोटल स्टेशन भी होता है, टोटल स्टेशन के बारे में टोटल स्टेशन के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग बात कर लेंगे। टोटल स्टेशन होता क्या है, थोड़ा बहुत अच्छा इक्विपमेंट होता है टोटल स्टेशन, बहुत कॉस्टली होता है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले एक जनरल व्यू लेते हैं EDMI के बारे में। बेटा EDMI में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। अब यहाँ पर जब हम 2 पॉइंट, जैसे मान लो जी पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच की दूरी नापनी है, तो यहाँ पर मैं कुछ वेव के एक कैरियर वेव का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। वेव्स के माध्यम से मैं डिस्टेंस का मेजरमेंट करूँगा। अब क्या हो सकता है कि जो आपकी वेव्स हो सकती है, वो वेव्स कैसी हो सकती है, या तो वो हमारी लाइट वेव हो जाएगी, है ना, अगर मैं लाइट वेव के द्वारा मेजरमेंट कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, रेडियो वेव का भी प्रयोग कर सकता हूँ, रेडियो वेव या माइक्रोवेव का, है ना। और या तो फिर मैं इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी आप लोगों को मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, इसके प्रिंसिपल पे आने वाला हूँ मैं, ठीक है। या फिर आप इंफ्रारेड वेव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर मिड डिस्टेंस मेजरमेंट। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स हो गई, जैसे आपकी लाइट वेव हो गई, रेडियो वेव हो गई या इंफ्रारेड वेव्स हो गई, इसको आप इसका प्रयोग करोगे ऐसे कैरियर वेव, कहाँ करोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इक्विपमेंट में करोगे। तो इन्हीं के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इक्विपमेंट का हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि आप कौन सी कैरियर वेव यूज़ कर सकते हो। अगर आप लाइट वेव कर रहे हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट होगा, वो इंस्ट्रूमेंट जनरली हम जियोडी मीटर या मेकोमीटर यूज़ करते हैं। जब हम कैरियर वेव कौन सी यूज़ कर रहे हैं, लाइट वेव। डिस्टोमेट या टेलीरोमीटर में कौन सी वेव्स का हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, कौन सी वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं। अब इसी प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट है हमारा टोटल स्टेशन, ठीक है। अब एक बार एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ सकता है बेटा कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है
डेट यूजेस इंफ्रारेड व्यूज। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल करता है फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट? तो आपका उत्तर होगा टोटल स्टेशन। ठीक है। अब ये तो जनरल चीज़ें मैंने बात कर ली है, थोड़ा प्रिंसिपल के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग फेस डिफरेंस देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे? फेस डिफरेंस देखेंगे। चलो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम। ईडीएम में हम डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। अब बेटा इसको बहुत अच्छे से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ यहाँ पर, है ना। ये आपका पॉइंट ए है ना, और ये हो गया आपका पॉइंट बी। ठीक है। इनके बीच में आपको क्या करना है? डिस्टेंस निकालनी है। मान लीजिए कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, वो जो डिस्टेंस है डी है, डी किलोमीटर या डी मीटर जो भी है। ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि जब भी मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा, तो मुझे देखना पड़ेगा फेस चेंज। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो मैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वेव्स जो जाएगी, उनमें जो वेव्स में कितना फेस चेंज होगा, फेस डिफरेंस होगा, जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएगी, फिर वापस पॉइंट ए की तरफ आएगी। आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, electronic distance measurement is a way of determining the length between two points by looking at phase change that occurs as electronic energy waves which travel from one end of a straight line to the other, है ना। अब यहाँ पर मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ आपको, एक बार इसको अच्छे से बताने का प्रयास कर सकता हूँ। जैसे आपका पॉइंट पी है और पॉइंट क्यू है। पॉइंट आपका पी है और पॉइंट क्यू है। ठीक है। एक मिनट। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि ये जो पॉइंट, पेन का कलर बदल लेता हूँ। ये पॉइंट पी है आपका बेटा, और ये हो गया आपका पॉइंट क्यू। मान लीजिए बेटा इसके बीच में जो दूरी है वो डी किलोमीटर है। अब मैं ये प्रश्न पूछा है कि आपको ई डी एम आई के द्वारा क्या करना है? पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच की क्या निकालनी है? आपको दूरी निकालनी है। अब क्या करेंगे हम कि जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब पॉइंट पी से क्या करेंगे हम? एक वेव को ट्रांसमिट करेंगे। यहाँ से एक वेव है हमारे पास, उसको ट्रांसमिट करेंगे, है ना। ए वेव इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पॉइंट पी। पॉइंट पी से एक वेव को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है। अब ये वेव है, ये ट्रांसमिट होगी, तो ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होगी? ट्रांसमीटर से होगी। ट्रांसमीटर से ही तो होगी। जो वेव है हमारी ट्रांसमीटर के द्वारा जाएगी। द वेव इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पॉइंट पी से जाएगी, है ना। और ये कहाँ से जाएगी? स्टेशन पी से जाएगी। ठीक है। स्टेशन पी से ये वेव जा रही है। ठीक है। और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा आपका? इसका कुछ ना कुछ, ये जो वेव जाएगी, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? कुछ कर्टन या कुछ पर्टिकुलर क्या होगा आपका? कुछ पर्टिकुलर क्या होगा आपका? फेस एंगल होगा। किसी न किसी फेस एंगल से जाएगी ये। किसी न किसी किससे जाएगी? फेस एंगल से जाएगी। अब ये जाएगी और जाके कहाँ किधर जाएगी ये जाएगी क्यू की तरफ जाएगी ये। किसी पर्टिकुलर फेस एंगल से जाएगी। किस तरफ जाएगी? पी से जो वेव जाएगी वो क्यू की तरफ जाएगी। अब क्यू पे क्या हो रहा है बेटा? एक रिफ्लेक्टर रखा हुआ है। क्यू पर बेटा एक रिफ्लेक्टर रखा है। पॉइंट क्यू है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर होगा। 1 मिनट। देयर इज रिफ्लेक्टर एट द अदर एंड क्यू। ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्टर है, ये किसके, ये एक प्रिज्म को कंसिस्ट कर रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो वेव है 1 मिनट, कहाँ गया? हाँ, ये जो वेव है ये क्या करेगी? ये क्यू पे जाके टकराएगी, क्यू पॉइंट पे, पी से जाके क्यू पॉइंट पे टकराएगी, और वहाँ से क्या होगा कि रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन हो के जो वेव है वो वापस किधर आएगी? वेव रिफ्लेक्शन के बाद वापस पी की तरफ आएगी। पहले गई वेव,
और यहाँ पर क्यू पे टकराई, यहाँ पर वापस से रिफ्लेक्टर है क्यू पॉइंट पे। अब यहाँ से वापस से आपकी वेव किधर जा रही है, वापस से पी पे आएगी। अब पी पे क्या है कि आपने क्या करा कि आपने वेव को वापस से रिसीव करा, है ना। यानी आपने क्या करा, यू हैव रिसीव्ड द वेव एट पॉइंट पी। लेकिन अब पॉइंट पी पे आप जब उस वेव को रिसीव करोगे, जब आप पॉइंट पी पे उस वेव को रिसीव करोगे, तो जो वेव है उसका जो फेस है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जो पहले फेस एंगल अलग था, फिर बाद में कुछ अलग हो जाएगा। तो अब क्या रहेगा, ये जो फेस का डिफरेंस आया किसके बीच में, ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में, जो फेस का डिफरेंस आया, कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ पर बेटा जो फेस का डिफरेंस आया, फेस का डिफरेंस किसके बीच में आया आपका, ट्रांस यहाँ पे पॉइंट पी पे मैंने ट्रांसमीटर के द्वारा क्या करा, एक वेव को ट्रांसमिट करी। तो ट्रांसमिटेड वेव जो है उसका कुछ अलग फेस होगा, अलग फेस एंगल होगा। ये गई पी क्यू पे, फिर क्यू से वापस रिफ्लेक्शन, क्यू पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर वापस आई, है ना, वापस आई तो डिफरेंट फेस के साथ वापस आएगी। तो रिफ्लेक्टेड वेव जो आएगी उसको डिफरेंट फेस के साथ, डिफरेंट फेस के एंगल के साथ आएगी, है ना। तो ये इसका जो फेस डिफरेंस इस फेस डिफरेंस के द्वारा, ये जो फेस डिफरेंस है ना, इसके द्वारा मैं क्या करूँगा, इसको मैं मेजर करूँगा इस फेस डिफरेंस को, और उसको फिर मैं कन्वर्ट कर लूँगा, उसको फिर मैं कन्वर्ट कर लूँगा किसमें, डिस्टेंस में, उसको मैं डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लूँगा। तो इस प्रिंसिपल के द्वारा मैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इक्विपमेंट में क्या करूँगा, डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लूँगा। तो ये पॉइंट हो गई। लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब आपकी जो टेरेन है या जो फील्ड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा हो, या फिर बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्टिकल होगा, तो आपकी वेव्स अच्छे से जा पाएगी, आपकी वेव्स अच्छे से जानी चाहिए कि ज़्यादा वो किसी से टकराए, किसी भी वस्तु से टकराए नहीं, है ना, ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो गई आपकी टेरेन में, आपकी फील्ड में, तो ये मेथड इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो क्या बोलते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन है तो हमको क्या है कि जो EDMI है, EDMI को क्या करना चाहिए, हमको इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, वो कुछ चीज़ें मैंने बता दी आपको, है ना, कुछ थ्योरी आ गई थी तो हमने बात कर ली है। तो देखिए मैंने टाइप्स ऑफ EDM इंस्ट्रूमेंट वापस लिख दिया यहाँ पर नोट्स में। मैंने बोला हम मास्टर नोट्स बनाना चाह रहे हैं, है ना। अब इसी में क्या है कि अलग अलग एग्ज़ाम के हिसाब से अगर कुछ पॉइंट आ रहे हैं, मान लीजिए कि आप गेट दे रहे हैं, गेट के अलावा आप दूसरी भी तो एग्ज़ाम दोगे ना, अगर कोई PSU आ गई है उसकी भी आप एग्ज़ाम दोगे, तो हम लोग क्या करें, हमारे मास्टर नोट्स बनाते चले। तो दिस मास्टर नोट्स विल बी हेल्पफुल फॉर माय यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ऑल्सो। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेंगे ये नोट्स, और आपके जो गेट के एग्ज़ाम में हो गया, या फिर आप कोई स्टेट स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस हो गई, तो वहाँ भी आपको यूज़फुल है। नोट्स बनाते जाइए, कुछ फिर बाद में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करने पड़ेंगे। ठीक है, मेन थ्योरी तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं। ठीक है, अब देखो माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट हो गया है, फिर इंफ्रारेड वेव इंस्ट्रूमेंट हो गया। यहाँ क्या लिखा है मैंने, यूज में प्रिज्म रिफ्लेक्टर that pick up amplitude modulated infrared waves at the end of a line। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स का नाम आ गया यहाँ पर, इंफ्रारेड वेव इंस्ट्रूमेंट में एग्जांपल क्या लिख दोगे, यहाँ टोटल स्टेशन हो जाएगा क्या। चलो आगे बात करते हैं। विजिबल लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट हो गया, यूज मॉड्यूलेटेड लाइट वेव टू मेजर अप टू ए स्पेसिफिक रेंज। बिल्कुल सही बात है। कैरियर वेव जोन सी या जो भी कैरियर वेव, उसके हिसाब से आप EDM इंस्ट्रूमेंट का क्या कर लोगे, क्लासिफिकेशन कर लोगे। आगे बढ़ते, आगे मैं अब आ रहा हूँ, अब बेटा डायरेक्टली चेन सर्वे पे आ रहा हूँ मैं। एक मिनट, चलो चेन सर्वे पे आ रहे हैं हम लोग। अब बेटा क्या हो रहा है कि चेन सर्वे में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ओरिजेंटल या जो लीनियर डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये हम लोग किसके द्वारा, चेन या टेप के द्वारा करते हैं। और इसी प्रोसेस को चेन या टेप के द्वारा जो हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, चेनिंग का प्रोसेस बोल देते हैं। अब बेटा मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, है ना,
एक चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे। आप ये जो आप चेन लेके जा रहे फील्ड में, ये डायरेक्ट मेथड ही होगा। आप डायरेक्ट जा रहे फील्ड में चेन या टेप लेके, तो तो ये जो वाला जो प्रोसेस हो गया ये कैसा हो गया? लीनियर मेजरमेंट करने का ये प्रोसेस कैसा हो गया? डायरेक्ट मेथड हो गया। अब आप फील्ड पे जा रहे हैं, आप खुद सर्वे कर रहे हैं, आप खुद सर्वे कर रहे हैं, तो लार्ज एरिया में अगर आप लार्ज एरिया को कवर करने जाएंगे, है ना, चेन या टेप से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? बहुत लेबरियस प्रोसेस हो जाएगा, बहुत मेहनत लगेगी आपको। तो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एरिया। स्मॉल एरिया में आप आसानी से, जहाँ अगर छोटा एरिया है तो आप आसानी से चेन या टेप के द्वारा क्या कर सकते हैं? सर्वे कर सकते हैं। ठीक है। अब बेटा मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ। मान लीजिए कि ए पॉइंट है ना, और ये आपका बी पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे, है ना। इनके बीच की दूरी बेटा मान लीजिए कि 80 मीटर है, ए और बी के बीच की है ना। और मैंने आपको बोल दिया बेटा कि आपके पास मैंने दे दिया आपको 30 मीटर की चेन, आपको मैंने एक 30 मीटर की चेन दे दी है ना। 30 या 20 मीटर की चेन जनरली हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने 20 या 30 मीटर की चेन दे दी आपको, और बोला कि जाके आप क्या करिए? सर्वे करिए। आप जाके क्या करिए? सर्वे करिए। अब क्या करते हैं कि जब भी हम सर्वे करने जाते हैं चेन के द्वारा, तो जो व्यक्ति यहाँ पर, एक लीडर हो गया एक और एक फॉलोवर है, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो जो व्यक्ति क्या करेगा? आपको चेन चेन का जो शुरू का भाग लेके आगे बढ़ेगा उसको हम लीडर बोलते हैं, और जो पीछे रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं फॉलोवर। यहाँ आप देखिए 0 मीटर पे फॉलोवर है, और 20 मीटर, यहाँ पर इन्होंने 20 मीटर की चेन यूज़ कर रही है लोग। एक एग्जांपल में 20 मीटर की चेन के द्वारा बताया है। अब क्या कर रहा है कि जो व्यक्ति आगे की तरफ जा रहा है चेन लेके, उसको हम लोग बोलेंगे लीडर, और जो पीछे पीछे आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलोअर। अब यहाँ लीडर को हमने एल सिंबल से डिनोट बताया है, और फॉलोअर को एफ सिंबल से बताया हमने। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, इन चेन सर्वे टीम कंसिस्ट ऑफ मिनट। ओके। बार बार मोबाइल में मैसेजेस आ रहे थे, बंद करें मैंने अभी से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, ये क्या हो रहा है कि जो सर्वे टीम होती है वो लीडर और फॉलोअर रहते हैं इस सर्वे टीम में हमारी। आगे कौन रहेगा? आपका लीडर रहेगा, और पीछे कौन रहेगा? फॉलोअर रहेगा। ठीक है। तो अब क्या रहता है कि यहाँ पर चेन सर्वे जब हम लोग करते हैं तो एक एक्सेसरीज होती है ना। चेन सर्वे के दौरान हम लोग, एक एरो होता है, एरो। अब एरो क्या होता है उसका मैं डायग्राम आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से, ये मैंने प्रॉपर नहीं बनाया है एरो। ठीक है। ये ऐसा कुछ होता है आपका एरो। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग चेन सर्वे में करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी तो बताने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें आपको। अब क्या करते हैं, आपको मैंने एरो की अभी फ़ोटो दिखा दी है, मैं उसमें बताने वाला हूँ डिटेल में कि एरो का क्या फंक्शन है। ठीक है। अब क्या करते हैं कि अगर आप चेन सर्वे करने गए, तो यहाँ पर आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है। अब आपको 20 मीटर की चेन लेके गए, तो पीछे कौन आएगा? आपका फॉलोअर आएगा, और आगे कौन जाएगा? लीडर जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर लेंगे कि ये दोनों मिलके 20 मीटर की चेन, 20 मीटर की लंबाई नाप लेंगे। लेकिन ये दूरी तो कुछ ज़्यादा है, 20 मीटर से ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है ना, ज़्यादा है ये 20 मीटर से ज़्यादा। तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा? और आगे चेनिंग प्रोसेस को और आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे कि जब ये आगे बढ़ेगा तो ये लीडर क्या करेगा कि मैंने क्या बताया था आपको? एरो बताया था ना। ये इस जगह पे, जहाँ पर 20 मीटर उसने नापा था, जहाँ पे चेन 20 मीटर की दूरी हो गई थी, जहाँ पे 20 मीटर की दूरी कंप्लीट हो गई थी, वहाँ पर ये एरो को क्या करेगा? ज़मीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर क्या कर देगा? ड्राइव कर देगा। लीडर ड्राइव द एरो। ये देखो,
लीडर ड्राइव्स द एरोस एंड फॉलोअर्स कलेक्ट इट। यहाँ पर वो एरो को ड्राइव कर देगा लीडर आपका और आगे बढ़ जाएगा। आगे कब तक बढ़ेगा? अगले 20 मीटर तक बढ़ेगा। अगले 20 मीटर तक आपका लीडर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर फॉलोअर जो पहले 0 मीटर पे था, फॉलोअर शुरू में कहाँ पे था? 0 मीटर पे था। अब वो कहाँ पे आ जाएगा? फॉलोअर 20 मीटर पे आ जाएगा। और ये यहाँ पर जो एरो है, इस एरो को क्या कर लेगा? फॉलोअर आपका कलेक्ट कर लेगा। फॉलोअर क्या कर लेगा? इस एरो को कलेक्ट कर लेगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब इन्होंने 40 मीटर की दूरी नाप ली है, 20 और 20। अब वापस से जो लीडर है और 20 मीटर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। और जब वो बढ़ेगा यहाँ से, तो यहाँ पर वो एरो को ज़मीन के अंदर ड्राइव कर देगा, गाड़ देगा एरो को। और इस एरो को वापस से कौन कलेक्ट करेगा? आपका फॉलोअर। ठीक है। तो ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो एरो है वो ज़मीन के अंदर कौन ड्राइव करेगा? लीडर ड्राइव करेगा। और उसको ज़मीन से कौन निकालेगा? कौन कलेक्ट करेगा? फॉलोअर कलेक्ट करेगा उस एरो को। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए, अब ये 20 मीटर नाप ली इन्होंने, फिर और ये आगे जाके 20 मीटर नापेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट जो 80 मीटर है उस दूरी को नाप लेंगे। अब यहाँ पर वापस जो भी एरो है उसको क्या कर लेगा? वापस से कौन कलेक्ट करेगा? कौन कलेक्ट करेगा? कौन कलेक्ट करेगा एरो को? हमारा फॉलोअर। अब देखो यहाँ पर 20 मीटर नाप लिया और यहाँ पर वापस से एरो को लीडर ज़मीन में ड्राइव कर देगा, उसको वापस से हमारा फॉलोअर कलेक्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरो को कितनी बार कलेक्ट करेगा, कितने एरो हो जाएंगे जो फॉलोअर है, उसके बाद कितने एरोस हो जाएंगे? उसने 4 एरोस कलेक्ट कर लिए। उसने 4 एरोस कलेक्ट कर लिए। ठीक है। और एक एरो उसने 20 मीटर चलने के बाद कलेक्ट करा। 20 मीटर की दूरी फॉलोवर ने ट्रेवल करी है, तब जाके उसको एक एरो उसने कलेक्ट करा है। तो एक एरो के लिए उसने 20 मीटर चला है। अब 4 एरो के लिए वो कितनी दूरी ट्रेवल करी है? उसने 80 मीटर ही करी है ना। 20 20 मीटर जाने के बाद उसको पहला एरो मिला था। 40 मीटर उसने ट्रेवल करा, फिर उसके बाद 2 एरो हो गए। और 80 मीटर ट्रेवल करते करते उसके बाद 4 एरो हो गए। ठीक है। तो नंबर ऑफ एरोस विद द फॉलोअर क्या बता रहा है? आपने कितनी नंबर ऑफ चेन लेंथ आपने मेजर कर ली। ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 चेन लेंथ उसने मेजर कर ली, ये बता रहा है। ठीक है। तो इसके द्वारा मैं इनडायरेक्टली मेरी डिस्टेंस भी बता रहा हूँ। वैसे तो हम नोट डाउन करते जाएंगे, है ना। हो सकता है कि मान लो कि 90 मीटर होता। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। 1 मिनट। देखिए यहाँ पे हो सकता था कि ए और बी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हो जाती बेटा आपकी? हो सकता था कि 90 मीटर होती, है ना। तब भी तब भी वो क्या करता कि उसके पास जो एरो रहती, एरो कितनी तब वो कलेक्ट करता? 5 बार एरो कलेक्ट करता, है ना। तो लेकिन आपको पता चल जाता कि कितनी कितनी बार आपने चेनिंग करी है, इसके बारे में तो आपको आइडिया हो ही जाता। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर इन चेन सर्वेइंग। अब चेन सर्वेइंग में क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो चेन सर्वेइंग में क्या करते हैं कि चेन सर्वेइंग कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ टेप और चेन। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसको आप टेप या चेन के द्वारा क्या करोगे? मेजर करोगे। ठीक है। लेकिन एक बार आपने ये लाइन को मेजर कर लिया तो इनके रिलेटिवली जो लेटरल दिशा है वहाँ पर आप क्या करोगे? इनके रिलेटिवली क्या करोगे? जो भी लेटरल दिशा में जो भी डिटेल्स है, जो भी जानकारी, उसको भी आप इकट्ठा करते जाओगे। आप लोग यहाँ देखिए, चेन सर्विंग कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग लेंथ ऑफ ए सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन विद टेप और चेन, बिल्कुल सही बात है। एंड लोकेटिंग द डिटेल्स ऑन द ग्राउंड रिलेटिव टू दिस लाइन। इन लाइंस के रिलेटिवली आप डिटेल्स को कलेक्ट करते जाएंगे चेन सर्वेइंग में। अब देखो
यहाँ मैंने दो एग्जांपल लिखे, दो एग्जांपल के द्वारा मैं आपको चीज़ों को समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ मैंने लिखा है द डिटेल्स आर लोकेटेड बाय मेजरिंग टू अदर लाइंस नोन एज टाइस एंड बाय मेजरिंग ऑफसेट्स एट राइट एंगल्स टू द मेन सर्वे लाइन। अब आप देखिए, ये वाला एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। ये मेरी लाइन थी, ए बी लाइन। ठीक है, ये मेरी क्या थी बेटा, ए बी लाइन थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये ए बी लाइन के रिलेटिवली मैं क्या करूँगा, इसके 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 रिलेटिवली मैं क्या करूँगा, डिटेल्स को कलेक्ट करता जाऊँगा, है ना। यहाँ से मैंने ए बी लाइन के द्वारा मेरे को ए बी लाइन मुझे पता है। ठीक है, तो ये जो ए बी लाइन मेरे को पता है, तो ये जो ए बी लाइन है मेरी, इसको मैं बोल देता हूँ बेटा मेरी मेन सर्वे लाइन। क्या बोल देता हूँ बेटा मैं इसको क्या बोल देता हूँ, मैं ए बी लाइन को मेरी मेन सर्वे लाइन बोल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मुझे मान लीजिए कि मुझे सी पॉइंट को लोकेट करना है। कौन से पॉइंट को, सी पॉइंट को। अब मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग में क्या बताया था, पहले चैप्टर में सबसे आखिरी में जो फंडामेंटल सर्विंग पढ़ रहे थे, जो सबसे आखिरी में जो वीडियो के आखिरी में जो पोर्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि लोकेट ए पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग सेकंड प्रिंसिपल, लोकेट ए पॉइंट एटलीस्ट बाय टू मेजरमेंट। ठीक है, उसका मैं प्रयोग करता हूँ। अब देखो यहाँ से, अब देखिए यहाँ से अगर मुझे बी सी की दूरी पता है, बी और सी के, तो आर्क काट दिया मैंने। ए और सी के बीच की दूरी पता है, आर्क काट दिया, तो मैं सी पॉइंट को क्या कर लेता था बेटा, लोकेट कर लेता था। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जो मेरा ए सी है और बी सी है, इनको मैं बोलूँगा टाइस। तो इन टाइस के द्वारा क्या करूँगा मैं, इन टाइस के माध्यम से मैं मेरी डिटेल को कलेक्ट करता जाऊँगा। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। अब ये ए बी जो है आपकी, ये क्या थी आपकी, ए बी क्या है आपकी, मेन सर्वे लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको एक और लास्ट में एक और एग्जांपल बताया था कि यहाँ पर एक सी डी लाइन थी, है ना, डेट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी सर्वे लाइन। और अगर मुझे ए डी या बी डी कोई सी भी डिस्टेंस पता होती, तो मैं इस पॉइंट को क्या कर देता, लोकेट कर देता। इसको भी हमने बताया था प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में। देखिए यहाँ पे लिखा है सी इज लोकेटेड बाय मेजरिंग ऑफसेट सी डी। अब यहाँ पर अगर मुझे सी डी की लंबाई पता चल जाती कि सी डी मुझे कितना देना है, मुझे यहाँ पर बी डी या ए डी में से कोई एक दूरी पता होती, है ना, और मुझे क्या पता है कि ये जो है हमारी सी डी, डेट इज परपेंडिकुलर टू ए बी सर्वे लाइन। अब जो मेरा ऑफसेट होता है वो जनरली किससे, मेन सर्वे लाइन के परपेंडिकुलर होता है। देखिए आप यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो सी डी है मेरा, ये ऑफसेट है, मतलब लेटरल दिशा में मेन सर्वे लाइन ये जा रही है, मेन सर्वे लाइन, इसकी लेटरल दिशा, ये जो लेटरल दिशा हो गई, तो लेटरल दिशा में जो मेजरमेंट कर रहा हूँ मैं, मेन सर्वे लाइन की लेटरल दिशा में जो मेजरमेंट कर रहा हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ ऑफसेट। ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर को मैं चेन सर्वेइंग में फॉलो कर लेता हूँ, डिटेल को लोकेट करता जाता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब जैसे बेटा ये तो मैंने बता दिया आपको स्मॉल एरिया है। अगर आपके पास लार्ज एरिया रहता जहाँ पे आपको चेन सर्विंग करना है, तो आप क्या करोगे, लार्ज एरिया को एक नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल में तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे आप, बहुत सारे ट्राइंगल बनाओगे और जो भी लार्ज एरिया है उसको ट्राइंगल के माध्यम से कवर करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे आगे देखो मैंने क्या लिखा है, when large area is to be surveyed using ties and offset, a network of triangle covering the complete area is made. ठीक है, and details are noted with respect to side of this triangle using ties and offset method. ties and offset method अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, तो अगर बहुत बड़ा एरिया आपको, तो उस बड़ी एरिया में आप लोग इस प्रकार से काम करते जाएंगे कि आप लोग क्या करोगे कि उस एरिया को क्या है कि उस एरिया में आप क्या करेंगे, एक नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल बनाते जाएंगे।
आप एक नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल बनाते जाएंगे और अपनी क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, टाइस एंड ऑफसेट मेथड। अब बेटा कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इन लार्ज एरिया फॉलोइंग टर्म्स आर नीडेड टू बी अंडरस्टूड। लार्ज एरिया में मैंने क्या बोला आपको, नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल बनाते जाना है और काम करते जाना है, डिटेल्स को फाइंड आउट करते जाना है। अब देखो, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 4 पॉइंट, है ना। ये लार्ज एरिया है, ये लार्ज एरिया समझ लीजिए कि दिस लार्ज एरिया, ये यहाँ पर ए बी, सॉरी आप समझिए यहाँ पर ए सी, बी सी, बी डी, और कौन सी लाइन हो गई है आप, सॉरी, और ए डी। ये जो चारों साइड है, ये लार्ज एरिया को क्या कर रही है, कवर कर रही है। देखिए आप यहाँ पर ये वाली लाइन, ये बी डी वाली लाइन, ए डी वाली लाइन और सी ए वाली लाइन, ये लार्ज एरिया को कवर कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लोग कुछ टर्म्स को डिफाइन करने वाले हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ हमारा जो ए बी है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, डी पॉइंट है और सी पॉइंट है, इनको मैं बोलने जा रहा हूँ हमारा मेन स्टेशन वाले पॉइंट। अब मेन स्टेशन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं, है ना। अब क्या है, मैंने आपको क्या बोला, अब लार्ज एरिया में क्या करोगे, नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल बनाते जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोला है मैंने कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो साइडों पे ट्राइंगल मीट करे, है ना, वेयर टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल मीट, है ना। तो उस पॉइंट को क्या बोलूँगा मैं बेटा, उस पॉइंट को क्या बोलूँगा मैं, स्टेशन बोलूँगा। और ये जो स्टेशन है, ये स्टेशन क्या करेंगे, बाउंड्री ऑफ द एरिया को डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी, देखो आप यहाँ पर बी सी और डी, ये पूरा एरिया की बाउंड्री को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये ए बी सी और डी, ये पॉइंट पूरे एरिया की बाउंड्री को क्या कर रहे हैं, हाँ, बाउंड्री ऑफ द एरिया को डिफाइन कर रहा है, डिसाइड द बाउंड्री ऑफ द एरिया, है ना। तो ये ऐसे पॉइंट जहाँ पर दो साइड ऑफ द ट्राइंगल मीट करे उसको मैं मेन स्टेशन बोल देता हूँ बेटा। अब ये जो मेन स्टेशन हो गए, है ना, यहाँ पर आप, मैं पेन का कलर वापस से बदल लेता हूँ, चीज़ें थोड़ी अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए, अच्छे समझ में आनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर ये जो मेन स्टेशन है, ये जहाँ इन मेन स्टेशन को एक लाइन के माध्यम से आप जोड़ दीजिए, ठीक है। इन मेन स्टेशन को एक लाइन के माध्यम से आप जोड़ दीजिए। जैसे हमने क्या करा, ये जैसे सी है, सी को मैंने बी से जोड़ दिया, फिर बी को, बी स्टेशन को डी स्टेशन से जोड़ दिया। तो ये जो लाइन हो गई, कौन सी, सी बी या बी डी, ये मेन स्टेशन को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इन लाइन ज्वाइनिंग मेन सर्वे स्टेशन, इनको मैं क्या बोलूँगा, मेरी मेन सर्वे लाइन बोल दूंगा मैं, ठीक है। मेन स्टेशन को लाइन के माध्यम से जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगी मेन सर्वे लाइन्स मिल जाएगी, ठीक है। अब बेटा क्या होगा कि मेन सर्वे लाइन्स जो होगी, ये किसको, मेन स्टेशन को जोड़ेगी। तो हो सकता है कि मेन स्टेशन के को जो लाइन जोड़ रही है बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ स्टेशन को, ये जो जो लाइन है हमारी मेन सर्वे लाइन, इसके भी इसके कहीं कहीं पे इंटरवल पे, मेन सर्वे लाइन के कुछ कुछ इंटरवल पे हम लोग कुछ और स्टेशन को डिफाइन कर देते हैं। देखिए आप, स्टेशन ऑन लाइन ज्वाइनिंग मेन स्टेशन, ऑन लाइन ज्वाइनिंग मेन स्टेशन क्या हो गया, मेन सर्वे लाइन। तो मेन सर्वे लाइन पे भी हम लोग कुछ स्टेशन को डिफाइन कर देते हैं। तो उन स्टेशन को हम लोग बोल देते हैं बेटा हमारा टाई या सब्सिडरी स्टेशन। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये एप को देखिए आप, सी और डी जो है, सी और ए, सॉरी, सी से ए आपका क्या है, मेन सर्वे लाइन है। यहाँ पर आपने एप स्टेशन ले लिया, एफ, ठीक है। जो एप हो गया यहाँ पर, एप जो पॉइंट हो गया, टाई स्टेशन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या हो गया कि आपने यहाँ पर सी और बी जो है मेन स्टेशन, इनको इनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है, सी बी मेन सर्वे लाइन। यहाँ पर आपने कहीं पे ई पॉइंट भी ले लिया, तो ये जो ई पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टाई स्टेशन,
है ना, ये मेन सर्वे लाइन पर है ई पॉइंट। अब यहाँ पर भी ये टाई स्टेशन हो गया ई, और ये टाई स्टेशन एफ हो गया। तो अगर मैं यहाँ से ई और एफ के बीच में अगर लाइन ज्वाइन कर दूंगा, मैं ई और एफ के बीच में लाइन ज्वाइन कर दूंगा, तो लाइन ज्वाइनिंग टाई स्टेशन क्या हो जाएगी मेरी, टाई लाइन हो जाएगी, है ना। लाइन ज्वाइनिंग टाई स्टेशन डेट इज ई एफ, है ना। तो लाइन ज्वाइनिंग, ऐसी लाइन जो टाई स्टेशन को ज्वाइन करे उसको मैं टाई लाइन बोल दूंगा। और कहीं कहीं पे टाई लाइन को हम सब्सिडरी लाइन भी बोल देते हैं, ऑक्सिलरी लाइन भी बोल देते हैं। तो अब मेरे को आप एक बात बताइए कि ये जो लाइन है टाई लाइन ई एफ, रुक जाइए आप फिगर में देखिए, ये देखिए आप, ई और एफ, ये ई है आपका, ये एफ है, ये एरिया के अंदर से जा रही है। तो मुझे इनर डिटेल मिल जाएगी क्या, तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है आपकी। ये जो टाई लाइन है, सॉरी, ये जो टाई लाइन है, दिस आर हेल्पफुल इन लोकेटिंग इनर डिटेल्स ऑफ द एरिया। इनर डिटेल ऑफ द एरिया कौन देगी मुझे, टाई लाइन दे देगी। ठीक है बेटा, ये एक और पॉइंट था। अब एक और टर्म मैं डिफाइन करने वाला हूँ, बेस लाइन। अब बेस लाइन क्या होती है, अब क्या होता है बेटा कि ये जितनी भी सर्वे लाइन है इसमें एक सबसे बड़ी लाइन होगी, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन, है ना। अब लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन है वो जनरली कहाँ से पास होगी, अगर सबसे लंबी लाइन है तो वो सेंट्रल पार्ट से ही जाएगी। अब ये जो हमारा, ये जो हमने इतना नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल वगैरह जो भी बना लिया है ना, चेन सर्वेइंग जो भी हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन होगी, सबसे बड़ी सर्वे लाइन होगी। अब ये सबसे बड़ी जो सर्वे की लाइन होती है वो जनरली कहाँ से जाती है, हमारी सेंट्रल पोर्शन से ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन, आप फिगर देखोगे तो आप यहाँ देखोगे ए, सॉरी, ये ए है और ये है आपका पॉइंट बी। ठीक है, इनको आप जो स्टेशन ए और स्टेशन बी को आप लाइन के माध्यम से जोड़ दीजिए, तो आपको यहाँ पर एक बेस लाइन दिखेगी ए बी। तो यहाँ पर ए बी जो है हमारी लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन है, और ये जो लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन है जनरली कहाँ से, मैंने यहाँ लिखा है जनरली, जनरली, है ना, जनरली पासेस थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एरिया। तो यहाँ पर मैंने इसको मैंने बोला बेस लाइन, तो ये बेस लाइन भी मैंने डिफाइन करी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक और पॉइंट को मैं डिफाइन करने वाला हूँ, वो है हमारा ऑफसेट। अब ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट को भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, पेन का कलर बदल ले क्या हम लोग, एक मिनट। चलो ये वाला ले लेते हैं कलर। चलो आगे। अब बेटा आप यहाँ देखिए ऑफसेट होता क्या है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्वे लाइन। ठीक है, सर्वे लाइन और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, वो जो दूरी है उसको मैं ऑफसेट बोल रहा हूँ। अब ये क्या हो सकता है, या तो परपेंडिकुलर लाइन भी हो सकती है या ऑब्लिक भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, ये यहाँ पर ये 2 वाला पॉइंट देखिए आप, और 1 वाला देखिए। यहाँ पर क्या, अंदर एरिया में कुछ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे मैंने पॉइंट 1 बनाया है, दिख रहा होगा आपको। इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्या हम लोग, नेट इसको मिटा के बताना चाहिए थोड़ा। इतने में तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। चलो, अब बेटा यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि अंदर मैंने एक पॉइंट लिया है 1 और 2, है ना। अब 1 क्या है हमारा, 1 और 2 को मैंने क्या बोला, ऑफसेट वाली लाइन बोला है ना। 1 और 2 मेरा ऑफसेट हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्वे लाइन। अब हमारी सर्वे लाइन क्या थी यहाँ पर, ई एफ। ई एफ से
ई एफ वाली जो सर्वे लाइन थी, वहाँ से 1 और 2 जो है वो मेरा क्या हो गया, ऑफसेट हो गया, परपेंडिकुलर दिख रहा है हमको यहाँ पे। ये ई है, ये एफ है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, 2। ई और एफ पे, ई और एफ लाइन पर कोई सा पॉइंट है, 2। अब 2 पॉइंट से मैंने ऑफसेट डाल दिया, यानी 90 डिग्री पे कुछ डिस्टेंस नापी। अब वो डिस्टेंस मैंने .1 तक नापी है, इसी को मैंने बोल दिया मेरा ऑफसेट। अब क्या हो सकता है, ऑफसेट मेरा या तो 90 डिग्री पर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ पर्टिकुलर अदर एंगल पे भी हो सकता है। ठीक है, कोई डेफिनेशन बात कर लिए। अब आगे हम चलते हैं चेक लाइन या बेस लाइन, सॉरी चेक लाइन या प्रूफ लाइन पे चलते हैं। ठीक है, बेस लाइन तो अभी हमने बता दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। चेनेज क्या है, डिस्टेंस मेजर अलोंग द मेन सर्वे लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, कि जैसे मान लीजिए कि मेरे को पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की मैं दूरी निकाल रहा था, है ना। अब यहाँ पर बीच में पॉइंट सी भी आ रहा था, बीच में पॉइंट सी भी आ रहा था। ठीक है, अब पॉइंट ए और बी के जो बीच की जो दूरी थी, वो मैंने बोल दी कि भाई आपकी ए बी के बीच की जो दूरी कितनी थी, 100 मीटर थी मान लीजिए। अब ए सी के बीच की दूरी कितनी थी, 50 मीटर थी। ठीक है, और चेन एज मैंने कहाँ से चालू करा, मैंने ए पॉइंट से मैंने चेन एज का काम चालू करा। और मैं किस तरफ मैंने सर्वे का काम, किस तरफ मैं सर्वे का काम लेके बढ़ता गया, ए से सी की तरफ गया, फिर सी से मैं बी की तरफ अपनी चेनिंग की प्रक्रिया को मैंने बढ़ाया। ये इस दिशा में मैंने चेनिंग करी, ए से सी फिर सी से बी की तरफ, इस दिशा में मैंने सर्वेइंग का काम करा। अब यहाँ पर बेटा जब मैं ए पे देखूंगा तो ए पे चेन एज कितना होना चाहिए, ए पे तो मैं अभी शुरुआत में क्या है, टी इक्वल टू 0 टाइम पे चेन लेके खड़ा था, तो ए पे मेरा जो चेन एज होगा वो होगा 0 मीटर। अब मैं इस दिशा में बढ़ रहा हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क। तो मुझे अगर आपने पूछा कि सर चेन एज एट पॉइंट सी कितना होगा, तो उसको मैं बोलूँगा बेटा 50 मीटर, क्योंकि जो ए सी जो दूरी है वो कितनी हो गई आपकी, आपने कितनी निकाली थी, उसको 50 मीटर निकाली थी। अगर आपने मुझसे पूछा कि चेन एज एट पॉइंट बी कितना होगा, तो ये भी दूरी कितनी है, 100 मीटर, तो चेन एज एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा आपका बेटा, 100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको क्या बोलना चाह रहा हूँ, इट इज डिस्टेंस ऑफ वेल डिफाइंड पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या था बेटा, ए सी बी जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था ए, और वेल डिफाइंड पॉइंट क्या था, सी भी था और बी भी था। बी सी पे कितना चेनेज था आपका, 50 मीटर, बी पे कितना चेनेज था, 100 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ वेल डिफाइंड पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है। अब लीनियर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जैसे रोड वर्क हो गया, हाईवेज, रेलवे लाइन, सीवर एक्सेट्रा, यहाँ पर इस टर्म का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना इतना चेंज है, फिर उसके हिसाब से हम बिल जो बनाते हैं, पेमेंट वेमेंट करते हैं, उसमें काफ़ी सहायता मिलती है इसके द्वारा। आगे बढ़ते, कितना काम हुआ है वो सारी जानकारी हमको मिलती है चेनेज के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मैंने आपको क्या बोला था कि जब लार्ज एरिया में जाओगे, जब लार्ज एरिया का आप सर्वे करोगे, तो आप क्या करोगे कि एरियाज को आप नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल में तोड़ोगे। अब क्या है कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में क्या है कि दो साइड ऑफ द ट्राइंगल है वो किसी पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जो दो साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट करेंगे, जो एंगल बिटवीन टू लाइंस होगी, वो हमारी 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा बोला है कि फॉर ऑब्टेनिंग क्लियर इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन लाइन, जो एंगल होना चाहिए वो किसके, 30 से 120 डिग्री के बीच, 30 से 120 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो जो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा, वो जो ट्रायंगल बनेगा, अगर 30 से ये जो हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पर जो एंगल्स है, वो एंगल अगर 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में बनते हैं, तो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा, डेट ट्रायंगल इज व्हाट, वेल कंडीशन ट्रायंगल। अच्छी कंडीशन, वेल कंडीशन ट्रायंगल उसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला, इन चेनिंग अटेम्प्ट शुड बी मेड टू फॉर्म ए ट्रायंगल शेडेड इंटरसेक्शन ऑफ लाइन शुड बी क्लियर। तो शुड बी क्लियर फॉर प्लॉटिंग पर्पस, ये बोला है मैंने।
तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो एंगल बिटवीन टू लाइंस है, किसके बीच में होनी चाहिए, 30 डिग्री टू 120 डिग्री। ठीक है, देन द ट्राइंगल फॉर्म विल बी अवर वेल कंडीशन ट्राइंगल। और एक और पॉइंट मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा नहीं है, इफ जो एंगल है, जो हमारा एंगल है, अगर ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है लेस देन 30 डिग्री और एंगल इज मोर देन 120 डिग्री, तो वो जो ट्राइंगल रहेगा उसको मैं ईल कंडीशन ट्राइंगल बोलूँगा। वेल कंडीशन बोला, अगर वेल कंडीशन नहीं है तो क्या होगा वो, यानी 30 डिग्री से कम एंगल है या 120 डिग्री से अधिक एंगल है, तो ट्राइंगल कैसा बनेगा, फिर वो ईल कंडीशन ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट है, याद कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ बोला है कि आइडियल शेप के बारे में कुछ बात करिए। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि बेस शेप ऑफ द ट्राइंगल कैसा होना चाहिए। तो ये बोला गया है कि जो बेस शेप ऑफ द ट्राइंगल है वो एक ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए जहाँ पर जो बेस एंगल है उसके वो 56 डिग्री 14 मिनट्स है। ये एंगल भी आपका 56 डिग्री और 14 मिनट्स है, और ये एंगल भी आपका 56 डिग्री 14 मिनट्स है। ये बोला है मैंने आपका, ये हमारा एक बेस्ट शेप बोल दिया है ना। लेकिन बेटा क्या होता है कि एक और लाइन बोली कि फॉर प्रैक्टिकल पर्पस इक्विलेटरल ट्रायंगल में बी ट्रीटेड एज वेल कंडीशन ट्रायंगल। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि एग्ज़ाम में कभी उन्होंने पूछ लिया है ना, तो यू शुड नो दिस पॉइंट। ठीक है, बेस शेप कैसा होना चाहिए, है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल whose base angles are 56 डिग्री 14 मिनट्स ईच, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल को वेल कंडीशन ट्रायंगल भी मान सकते हैं। दिस आर टॉकिंग अबाउट द बेस शेप, है ना। बाकी तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें एंगल 30 से 120 डिग्री के बीच में उसको वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलूँगा मैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इक्विपमेंट यूज इन चेन सर्विंग के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर मुझे लाइन की मेजरमेंट करना है तो मैं सर्विंग चेन का यूज़ कर लूँगा, या सिंपली उसको मैं चेन बोल दूँगा, या फिर मैं टेप का यूज़ करूँगा फॉर मेजरमेंट। तो देख लेते हैं कुछ। ये मैंने आपको चेन बताई है। अब ये जो चेन है, अब देखें यहाँ पर चेन में, ये चेन है, ये चेन लंबी किस प्रकार थी, लिंक्स के माध्यम से ये चेन एक बड़ी चेन बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आप देखें, आप इस फिगर को देखिए। ओके, अब ये देखिए, मैंने यहाँ लिखा है द चेन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लिंक्स मेड ऑफ गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर ऑफ 4 mm डायमीटर। मैंने क्या बोला है, ये जो चेन है ये किससे कंसिस्ट है, लिंक्स के माध्यम से जुड़ी हुई है। आप इस फोटो को देखिए, आप आपको चीज़ें समझ में आएगी। और आप यहाँ देखें कि यहाँ पर 5 मीटर के बाद क्या है, एक टेली बनी हुई है, और टेली या 10 मीटर लें, फिर टेली या 15 मीटर लें, तो आप देखें यहाँ पर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चेन होती कैसी है। मैंने आपको एक फ़ोटो के माध्यम से समझाने का प्रयास करा है। अब देखिए आप यहाँ पर, ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर हैंडल हो गया आपका। ठीक है, हैंडल भी हो गया। ठीक है, चेन का देखते हैं और कैसी फ़ोटो है। देखिए आप, लिंक्स हो गई है, ये हैंडल हो गया है। ठीक है, टेलीस वगैरह हो गई है। फ़ोटो के माध्यम से चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। ये देखिए आपको हैंडल दिख रहा है चेन का, इसको लिंक्स बोला है मैंने। ठीक है, और ये देखिए टेली। ठीक है, टेली टैक्स। ठीक है, देखिए आप, अलग अलग शेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से अब लीनियर मेजरमेंट करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख लीजिए कि कितने प्रकार की चेन होती है।
अब देखिए टाइप्स ऑफ चेन में एक रिवेन्यू चेन होती है और गंटर्स चेन होती है, इंजीनियर्स चेन या मैट्रिक चेन होती है। तो अलग अलग चेन की अलग अलग लंबाई होती है। रिवेन्यू चेन 33 फीट की होती है और इसमें 16 लिंक होती है। फिर गंटर चेन 66 फीट की, इसमें 100 लिंक्स होती है। इंजीनियर्स चेन जो है आपकी 100 फीट की होती है और 100 लिंक होती है इसमें। अब मैट्रिक चेन दो टाइप में अवेलेबल है। या तो मैट्रिक चेन 20 मीटर की भी हो सकती है आपके पास, 30 मीटर की भी हो सकती है। अब अगर 20 मीटर की है तो 20 मीटर की जो चेन है उसमें कितनी लिंक होगी? 100 लिंक, 100 लिंक्स होगी। और 30 मीटर में कितनी होगी? 150 लिंक्स होगी। ठीक है, तो जनरल जनरल चीज़ें हैं, मैंने बता दिया आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी, ज़्यादा इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ नोट लिखा है मैंने कुछ जनरल चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, इसको ज़रा डिटेल में नहीं देखते। 1 माइल कितना होता है? 1 माइल इक्वल टू 80 गंटर चेन। 1 एकड़ इक्वल टू 10 इंटू गंटर चेन का स्क्वायर। ठीक है, 1 यार्ड में 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। ठीक है, कुछ चीज़ें लिखी है लीनियर मेजरमेंट में, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग टेप के बारे में बात कर लें। टेप को भी हम लीनियर मेजरमेंट में यूज़ करते हैं। अब बेटा जो टेप होती है हमारी, ये अलग अलग मटेरियल की बनी हो सकती है ना। या तो कपड़े की टेप हो सकती है, कपड़े की टेप हो सकती है क्लॉथ की। या फिर वो मेटल, किसी मेटल के द्वारा बनी हुई मेटेलिक टेप हो सकती है। या फिर हमारी स्टील के द्वारा भी बनी हो सकती है टेप। या फिर दो, एक अलॉय अलॉय के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। मतलब अलग अलग मटेरियल ले लिया तो उसका अलॉय के द्वारा बनी है वो टेप। तो बात करते हैं, देखो पहली जो टेप है वो हमारी क्लॉथ या लिनन लिनन टेप होती है ना। तो इसमें क्या करते हैं, दिस आर मेड ऑफ क्लोजली वूवन लीनर और सिंथेटिक मटेरियल, है ना। अब ये कपड़े की टेप होती है, फिर इसको हम वार्निश भी करते हैं ताकि वो मॉइस्चर को रेसिस्ट कर ले। अब बेटा इस ये टेप में एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि ये टेप जब बहुत तेज़ी से आंधी आती है, स्ट्रॉन्ग विंड आती है, तो ये जो हमारी कपड़े की जो टेप रहती है स्ट्रेट नहीं रह पाती है ना। और ये जो कपड़े की टेप है ये मॉइस्चर के द्वारा अफेक्ट भी हो जाती है और ये फिर श्रंक होने की भी इसकी संभावना रहती है ना। और इसकी जो लेंथ है वो स्ट्रेचिंग के द्वारा बदलने की भी संभावना रहती है। लेंथ गेट चेंज बाय स्ट्रेचिंग। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है हमारी कपड़े की या लिनन की टेप की, क्लॉथ या लिनन की टेप की। आगे बढ़ता हूँ बेटा, इसी प्रकार से आपकी मेटेलिक टेप होती है। अब मेटेलिक टेप में भी मैं लिनन का प्रयोग तो कर रहा हूँ, लेकिन इस टेप में मैं इसको इस टेप में मैं लिनन का प्रयोग तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ब्रास या कॉपर वायर को भी रेनफोर्स कर देता हूँ ताकि जो कमी रह गई है प्योर प्योर लिनन की टेप में जो कमी रह गई है उसको मैं ब्रास या कॉपर वायर के द्वारा उस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आप देखिए, एज इट इज एनफोर्स विद ब्रास और कॉपर वायर, ऑल डिफेक्ट्स ऑफ लीनियर टेप्स आर ओवरकम। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि कौन सी टेप ज़्यादा एक्यूरेट है, तो मेटेलिक टेप इज़ मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू व्हाट योर क्लॉथ या लिनन टेप। एक ये पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टेनलेस स्टील की भी टेप हो सकती है। तो ये जो टेप है ये ज़्यादा एक्यूरेट रहती है मेटेलिक टेप से। ठीक है, अब इसको आप स्टील टेप को आप कहाँ यूज़ नहीं कर सकते? ग्राउंड विथ वेजिटेशन एंड वीड्स वगैरह में आप यूज़ नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना। अब देखो अब देखो क्या होता है कि कभी कभी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या टेम्परेचर बहुत कम है, तो क्या होता है कि टेम्परेचर के कारण जो टेप की लंबाई है, जो हमारी टेप की लंबाई है, टेप की लेंथ है, वो चेंज हो जाएगी भाई, है ना, टेम्परेचर के कारण। तो क्या कर सकते हैं, हम एक टेप बना लेते हैं बाय यूजिंग एन अलो ऑफ निकल। निकल और स्टील के प्रयोग से एक टेप बना लेते हैं। इस टेप में हम निकल 36% ले लेते हैं और स्टील कितना, 64% ले लेते हैं। तो जो टेप बन जाएगी हमारी उसको हम बोलते हैं इन्वर्ट टेप। कई बार ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में आ जाता है कि इन्वर्ट टेप में कितना परसेंट निकल होता है, कितना परसेंट स्टील होता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा। अब इस टेप की खासियत बेटा ये है कि इसका जो कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू बेटा बहुत कम होती है। आप अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम होती है तो टेम्परेचर के कारण क्या है कि टेप की लंबाई में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट वर्क करना है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है ना, तो ये बहुत
एक्यूरेट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कौन सा टेप? इनवर्ट टेप। तब आप इस टेप का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चारों टेप में सबसे बढ़िया जो टेप है वो हमारी इनवर्ट टेप हो गई। बहुत अच्छी रीडिंग दे देगी, एक्यूरेट रीडिंग दे देगी। लेकिन बेटा क्या होता है कि जो इनवर्ट टेप होती है ये बहुत सॉफ्ट होती है ना। तो जब आप इसकी हैंडलिंग करोगे, तो जब आप इस टेप की हैंडलिंग करोगे तो आपको हैंडलिंग में केयर रखना पड़ेगा। बहुत केयरफुली आपको इसकी हैंडलिंग करनी है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट रहती है और इजीली डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, ये टेप कौन सी? इनवर्ट टेप। तो कुछ और देख लेते हैं, टेप की फ़ोटोज़ वगैरह देख लेते हैं हम। देखिए इस प्रकार से आप गूगल पे जाके फ़ोटोज़ वगैरह भी देख सकते हैं टेप्स की। ठीक है, काफ़ी बढ़िया चीज़ें दिख जाती है आपको, इमेज दिख जाती है तो कुछ आइडिया हो जाता है कौन सी चीज़ कैसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आ जाइए हम लोग। अब देखो एक्सेसरीज फॉर चेनिंग। अब मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट बताने का कोशिश करूँगा, थ्योरेटिकल बातें हैं है ना, थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश करूँगा, फील्ड से रिलेटेड चीज़ें। अब देखो क्या होता है कि बेटा कभी कभी ग्राउंड पर जब तुम चेनिंग कर रहे हो तो कुछ पॉइंट को डिफाइन करना है, कुछ पॉइंट को मार्क करना है। ठीक है, तो पैक्स के द्वारा मैं उन पॉइंट को क्या कर सकता हूँ? मार्क कर सकता हूँ। तो पैक्स का शेप इस प्रकार से होता है, देखिए इस प्रकार से पैक्स का शेप होता है। इसके द्वारा आप डेफिनेट पॉइंट्स को ग्राउंड में टेम्पररी या सेमी परमानेंटली आप पॉइंट को क्या कर सकते हैं? मार्क कर सकते हैं। तो मार्क डेफिनेट पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। अब एरो को मैंने बताया था आपको, लीडर और फॉलोवर बताया था। लीडर ड्राइव करता है और फॉलोवर कलेक्ट करता है एरोस को। अब देखो क्या होता है कि जब भी आप चेन सर्वे करते हैं, मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि बेटा आप ए और बी पॉइंट के बीच की दूरी निकाल रहे थे, तो आपके पास कितनी 20 मीटर की चेन दी थी मैंने आपको। 20 मीटर की चेन लेके आप डिस्टेंस मेजर करने गए थे, और ये दूरी कितनी बताई थी मैंने? वो एग्जांपल समझाया था, अभी समझाया था कुछ देर पहले। 80 मीटर की लंबाई थी, तो 20 मीटर आपने नापी, फिर आपने 20 मीटर नापी, फिर आपने 20 मीटर दूरी नापी, फिर फाइनली आपने 20 मीटर दूरी नापी। इस प्रकार का एग्जाम्पल अब भी बताया था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे भी चेन ख़त्म हो रही है, जहाँ पर भी आपकी चेन ख़त्म हो रही है ना, 1 मिनट। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने क्या बताया? जहाँ पे भी आपकी चेन ख़त्म हो रही है ना, 20 मीटर जहाँ पे आ रहा है ना, वहाँ पर आप लोग क्या कर लोगे? वहाँ पर आप क्या कर दोगे कि वहाँ पर आप ज़मीन में एरो को ड्राइव कर देंगे। आप नहीं, लीडर ड्राइव करेगा। ठीक है, द एरोस आर प्लेस्ड इन द ग्राउंड आफ्टर एवरी चेन लेंथ। द नंबर ऑफ एरोस हेल्ड बाय द फॉलोअर इंडिकेट क्या करेगा? नंबर ऑफ चेन दैट हैव बीन मेजर्ड। यहाँ पर कितना बता रहा है? 4। 4 चेन मेजर करिए, तो क्या हो जाएगा बेटा? एक प्रोवाइड चेक ओवर द लेंथ ऑफ लाइन है एंटर इन द फील्ड नोट। फील्ड नोट में जो आप एंटरिंग कर रहे हो और जितनी एरो आपके पास है, तो फील्ड नोट से आपके पास लेंथ आपने कितनी नापी वो पता चल जाएगा, है ना। फिर आपने एरोस कितनी एरोस है आपके फॉलोअर के पास में, उसके द्वारा आप मैच कर लोगे। तो ये दूरी दोनों बराबर आ जाएगी, तो बढ़िया काम हो जाएगा। कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छे से आप काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो। अब बेटा क्या होता है कि एक और जो टर्म है रेंजिंग रॉड, ये रेंजिंग रॉड पे आ रहा हूँ मैं। अब क्या होता है कि जैसे आपके ए और बी जो पॉइंट है वो बहुत दूर पे है, तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? ए और बी पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे ए पॉइंट है आपका और बी पॉइंट है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी ए और बी पॉइंट के बीच की? स्ट्रेट लाइन ही होगी ना, स्ट्रेट लाइन ही होगी इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब आपसे मैं ये बोल रहा हूँ कि इनके बीच में जाके इनके बीच की दूरी नापो। मान लो, लेट ये जो दूरी है अभी नापी नहीं है, अभी नापेंगे, 100 मीटर होती है ना। और मैंने आपको बोला कि बेटा आपको जो चेन दी है मैंने, वो 20 मीटर की चेन दी है। अब आप एक बार में तो पूरी डिस्टेंस नाप नहीं पाओगे, आपको चेनिंग 5 बार करनी पड़ेगी, 5 बार करनी पड़ेगी, है ना। पहले 20 मीटर नापोगे आप, तो अब क्या करोगे आप कि यहाँ पर आप क्या करोगे कि आपको, जब आप काम करोगे तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी आप काम कर रहे हो इस प्रकार से कर रहे हो
कि आपको, आप जो मेजरमेंट कर रहे हो वो जितने भी पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ सी पॉइंट पे आपने एरो लगाया होगा, फिर डी पॉइंट पे एरो लगाया होगा, फिर ई पॉइंट पे एरो लगाया होगा, ये सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरा मेरा बोलने का प्रयास ये है कि जब आप ए और बी पॉइंट के बीच की जब आप ए और बी पॉइंट के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो ये इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी वो स्ट्रेट लाइन ही होगी। और मान लीजिए कि 100 मीटर मैंने बोला दूरी होती होगी 100 मीटर, है ना। चेन मैंने आपको दे दी 20 मीटर की चेन, जाके नापो दूरी ए और बी पॉइंट के बीच की। अब क्या कर रहे हो आप लोग क्या है कि 20 मीटर की दूरी आपने ट्रेवल करी, तब अब जाके आपको पॉइंट डी मिला है। फिर 20 मीटर की दूरी आपने नापी, फिर जाके आपको पॉइंट ई मिला है। ठीक है, तो अगर ये जो पॉइंट है, रुको, ये जितने भी पॉइंट है डी ई एफ और जी, ये जितने भी पॉइंट है बेटा ये स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। कि कौन कौन से पॉइंट, ए डी ई एफ जी और बी, ये जितने भी पॉइंट है ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन में होने चाहिए, तभी जाके आपको एक एक्यूरेट डिस्टेंस मिलेगी पॉइंट ए और बी के बीच में। अब आप कैसे देखोगे कि ये पॉइंट एक सीधी लाइन में है? इसको आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ क्या, रेंजिंग रॉड। अब ये जो रेंजिंग रॉड है ये आपको जो इंटरमीडिएट पॉइंट है, जो स्ट्रेट लाइन हो गई आपकी ए बी, इसके बीच में जो इंटरमीडिएट पॉइंट हो गए जैसे आपका डी ई एफ और जी, इसको इस्टेब्लिश करने में हमारी ये रेंजिंग रॉड क्या करेगी, मदद करेगी। अब ये रेंजिंग रॉड क्या रहती है बेटा, एक लंबी रॉड रहती है जो जनरली 2 से 3 मीटर की रहती है, जनरली 3 मीटर के आसपास रहती है रेंजिंग रॉड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में मेजरमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट हमको स्टैब्लिश करना पड़ेगा। यहाँ पर हो गया इंटरमीडिएट पॉइंट डी ई एफ और जी, मैंने बताया आपको इंटरमीडिएट पॉइंट हो गया डी ई एफ और जी, है ना। चेन यहाँ पर क्या है, हमारी चेन लेंथ की लंबाई कितनी थी, 20 मीटर। इट इज़ लेस देन मेजर डिस्टेंस जो होने वाली है, लगभग 100 मीटर जो भी है ए और बी के बीच में। तब हमें रेंजिंग रॉड का प्रयोग करना है ताकि हम इंटरमीडिएट पॉइंट को स्टेब्लिश कर दे अलोंग स्ट्रेट लाइन, है ना। और ये इस प्रक्रिया को इस प्रोसेस को करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेंजिंग। अब यहाँ डेफिनेशन पढ़ लो, प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग ए नंबर ऑफ पॉइंट ऑन ए लॉन्ग सर्वे लाइन इज कॉल्ड रेंजिंग और रेंजिंग आउट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, रेंजिंग इज मस्ट बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट ऑफ ए लाइन when the length of line is more than chain length। यहाँ पर लेंथ ऑफ लाइन कितना बोला मैंने, सपोज 100 मीटर मैंने बोला था आपको, इज मोर देन चेन लेंथ, है ना, सच दैट मेजरमेंट इज मेड अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर आप रेंजिंग नहीं करोगे बेटा तो क्या होगा कि जो डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है, जी पॉइंट है, ये एक हो सकता है स्ट्रेट लाइन में नहीं आए, और ए बी की जो दूरी है वो कितनी होगी, हो सकता है 105 मीटर आ जाए, 106 मीटर आ जाए। जो भी दूरी आएगी ए बी की वो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू, करेक्ट वैल्यू 100 मीटर से अधिक ही होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऑफसेट रॉड होती है आगे, इट हेल्प्स इन टेकिंग ऑफसेट, लिखा है सिंपल, इसको आप ध्यान रखो। अब ऑफसेट रॉड में क्या होता है बेटा, इट इज़ प्रोवाइडेड विथ टू लॉन्ग नेरो टू टू शॉर्ट नेरो वर्टिकल स्लॉट, दो वर्टिकल स्लॉट्स में दिए जाते हैं जो कि उसके सेंटर में रहते हैं, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सेक्शन, है ना। और ये राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं। अब ये ऑफसेट रॉड का भी प्रयोग आप लोग, इट हेल्प्स इन टेकिंग ऑफसेट लेने में ऑफसेट रॉड का आप इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोग हम देखेंगे इक्विपमेंट फॉर मेजरिंग राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री पे जो एंगल है ना, राइट एंगल, इक्विपमेंट पर मेजरिंग राइट एंगल में कौन से इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं। एक हो गया बेटा आपका क्रॉस स्टाफ, इसको अन्य भाषा में आप इसको ओपन क्रॉस स्टॉप भी बोल सकते हैं। ये जैसे आपकी मेन सर्वे लाइन है ए बी, है ना, तो इससे 90 डिग्री पे क्या है, ऑफसेट है, परपेंडिकुलर दिशा में ऑफसेट है ना। तो इट इज यूजफुल फॉर सेटिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट अलोंग ए सर्वे लाइन। ये सर्वे लाइन ए बी है, तो सेटिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट यहाँ कितना हो गया, सी डी परपेंडिकुलर ऑफसेट को सेट करने में अलोंग ए सर्वे लाइन, है ना, ये क्रॉस टॉप
हेल्प करेगा। अब यहाँ क्या होता है बेटा कि यहाँ पर स्लॉट बने हुए रहते हैं, ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, ये स्लॉट में से आप देख सकते हो आर पार, है ना। तो इसको मैंने ओपन क्रॉस टॉप बोला। इसी प्रकार से बेटा एक फ्रेंच क्रॉस टॉप भी होता है इस प्रकार से। तो ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है ना, तो ड्राइंग सर की अच्छी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे देख लेते वो कैसा होगा इक्विपमेंट, है ना। अब देखो, अब क्या है कि मैंने क्या बोला कि ऑफसेट ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री पर ही हो, ये सर्वे लाइन है, ज़रूरी नहीं है कि ऑफसेट 90 डिग्री पे भी हो, कुछ अन्य डिग्री कुछ अन्य एंगल पे भी ऑफसेट हो सकता है, ठीक है। अब मान लो कि 45, 90 या 135 डिग्री पे या जो सर्वे लाइन के रेस्पेक्ट में अगर आपको कुछ ऑफसेट इस्टेब्लिश करना है तो आप फ्रेंच क्रॉस टॉप का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, देखो आप इसको, इसका शेप इस प्रकार से है कि आप इस पर्टिकुलर एंगल पे 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री पे आप ऑफसेट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी ऑफ फ्रेंच स्टॉप इज लेस देन ओपन क्रॉस स्टॉप, ये ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार से मैंने बोला कि कोई से भी पर्टिकुलर एंगल पे, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर अगर आपको ऑफसेट इस्टेब्लिश करना है तो आप एडजस्टेबल क्रॉस टॉप का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें क्या रहता है कि एडजस्टेबल क्रॉस टॉप जो होता है यहाँ पर ये कंसिस्ट करता है दो सिलेंडर का, जिसका डायमीटर क्या रहता है, बराबर रहता है, और दोनों सिलेंडर एक के ऊपर एक रहते हैं, एक सिलेंडर नीचे उसके जस्ट ऊपर दूसरा सिलेंडर रहता है, और दोनों सिलेंडर का डायमीटर क्या होता है बेटा, बराबर होता है। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अपर सिलेंडर है वो वर्नियर को कैरी करता है ना, और वहाँ पर स्लीट भी रहता है जो कि लाइन ऑफ साइड, जो साइड की लाइन हमें प्रोवाइड करता है ना। तो इसको आप इतना ही ध्यान रखें, इतना ध्यान नहीं, इतना अगर ध्यान नहीं रख पा रहे कि दो सिलेंडर रहते हैं, ऐसा ऐसा रहता है, इतना याद करो कि ऑफसेट लेते हैं किसी भी डिजायर एंगल पे फ्रॉम द चेन लाइन, ठीक है। इतना आप ध्यान रखो, इतना आप याद रख लीजिए बस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आगे तो और बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ, है ना। इक्विपमेंट बताते जा रहा हूँ मैं, आप कैसे कैसे क्या होते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर। अब ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या हो रहा है, ऑप्टिकल स्क्वायर बोला है तो भाई ये तो क्या है कि यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल होगा, इंसिडेंट रे होगी, फिर रिफ्लेक्टेड रे होगी, है ना। तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाली थ्योरी लगेगी यहाँ पे, है ना। ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अब देखो, कभी कभी क्या रहता है कि हम लोग परपेंडिकुलर जो ऑफसेट है उसको ऑप्टिकल स्क्वायर नाम का जो एक छोटा सा पॉकेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर एक छोटा सा पॉकेट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके द्वारा भी हम परपेंडिकुलर ऑफसेट इस्टेब्लिश कर देते हैं। अब कुछ की पॉइंट है जो आपको रिमेंबर करना है, वो मैं बता देता हूँ आपको। अब देखो, ऑप्टिकल स्क्वायर जो रहता है बेटा, यहाँ पर बेटा आपके दो मिरर रहते हैं, दो मिरर के कॉम्बिनेशन रहता है। ऑप्टिकल जो स्क्वायर है आपका, ये दो मिरर का कॉम्बिनेशन होता है ना। और ये जो दोनों मिरर है ये एक दूसरे से 45 डिग्री पर इंक्लाइन रहते हैं। ये दोनों मिरर है, ये एक मिरर का नाम हो गया बेटा इंडेक्स मिरर, और दूसरे मिरर का नाम हो गया आपका होरिजन मिरर। और ये जो दोनों मिरर है ये कितने डिग्री पर इंक्लाइन रहते हैं हमारे, ये दोनों ये दोनों मिरर है, ये लगभग लगभग नहीं 45 डिग्री पे ही इंक्लाइन रहते हैं। दिस मिरर आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू ईच अदर, ये पॉइंट याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ ले कि ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ ले कि ऑप्टिकल स्क्वायर में कितने मिरर होते हैं, ध्यान रखना कि दो मिरर, ऑप्टिकल स्क्वायर में दो मिरर होते हैं, होरिजन मिरर होता है और इंडेक्स मिरर होता है, जो कि एक दूसरे से 45 डिग्री पे रहते हैं। अब यहाँ पर एक जो मिरर रहता है हमारा, उसके टॉप पे और बॉटम दोनों तरफ सिल्वर रहता है, ठीक है। टॉप और बॉटम दोनों सिल्वर रहता है एक मिरर, और एक मिरर जो रहता है वो बॉटम है वहाँ पर तो अनसिल्वर रहता है, बॉटम में अनसिल्वर रहता है और टॉप पे सिल्वर रहता है ना। टॉप पे सिल्वर रहता है। तो बेटा जो ओरिजिन मिरर है आपका, ओरिजिन वो अनसिल्वर रहता है बॉटम और सिल्वर रहता है टॉप, एक ये भी याद रखना। और एक होता है आपका इंडेक्स मिरर, ये आपका इंडेक्स मिरर है, ये फुली पेंटेड सिल्वर रहता है, और यहाँ पर एक ओपनिंग रहती है इस मिरर में,
इतना ये ओपनिंग ओपनिंग इतना ध्यान नहीं रखो, पर ये इतना याद रख लो कि दो मिरर होते हैं, ओरिजिन मिरर और इंडेक्स मिरर। इंडेक्स मिरर फुल्ली सिल्वर होता है और ओरिजिन मिरर जो रहता है एक तरफ तो वो सिल्वर रहता है और एक तरफ सिल्वर नहीं रहता। ये पॉइंट याद रख लो। अब यहाँ इस मिरर में प्रिंसिपल ये है बेटा, परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने में ये प्रिंसिपल हम यूज़ कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। मिरर है, मिरर है तो क्या होगी, जो इंसिडेंट रे जाएगी, जो इंसिडेंट रे जाएगी आपकी, उसका पहला मिरर है तो पहले पहले मिरर पे रिफ्लेक्शन होगा। फिर जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी दूसरे मिरर से टकराएगी, फिर वापस रिफ्लेक्शन होगा। आप देखो मैंने क्या बोला है, यहाँ पे दो मिरर है, दो मिरर है तो दो बार रिफ्लेक्शन होगा। तो ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन लग जाता है। पहली बार रे गई तो पहली बार जो रे जाएगी उसको मैं क्या बोलूँगा, इंसिडेंट रे बोलूँगा। वो रे गई और टकराई मिरर से और रिफ्लेक्शन हुआ, फिर दूसरे मिरर से वापस से रिफ्लेक्शन होगा। तो डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे ये ऑप्टिकल स्क्वायर काम करता है। देखो थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ इसको, आप देखो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नोट लिखा है मैंने आपको, है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इफ ए रे ऑफ लाइट अंडरगो टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन in plane at right angle to each of the two planes where the angle between the incident ray and the reflected ray is twice the angle between the mirror। क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो इस लाइन से बेटा, कि जो इंसिडेंट रे है और आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है आखिरी वाली, है ना, तो उनके बीच में जो एंगल होगा डेट इज ट्वाइस द एंगल बिटवीन मिरर। अब मेरे को बताओ कितना एंगल होगा। अब मैंने क्या बोला कि एंगल बिटवीन मिरर कितना है, यहाँ पर दोनों मिरर के बीच 45 डिग्री है। तो कितना एंगल होगा यहाँ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे में, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये एक और पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैंने बता दिया मेरे को। सिंस हियर एंगल बिटवीन मिरर इज 45 डिग्री, द रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रे। ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद एक और आपका प्रिज्म स्क्वायर। अब प्रिज्म स्क्वायर में भी यही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर मिरर की जगह आपने क्या लगा दिया, प्रिज्म। ये देखिए आप, प्रिज्म स्क्वायर नाम का एक और इक्विपमेंट मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, बेस्ड ऑन सेम ऑप्टिकल प्रिंसिपल एज दैट ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर, लेकिन मिरर को रिप्लेस कर दिया आपने प्रिज्म के द्वारा। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, प्रिज्म स्क्वायर हो गया, है ना। प्रिज्म है यहाँ पे तो प्रिज्म स्क्वायर इसका नाम रख दो, ठीक है। चीज़ें बहुत आसानी से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ग्राउंड ग्राउंड जो है हमारा, जो हमारा ग्राउंड है बेटा, वो ग्राउंड जो है उस वो ऐसा तो नहीं है कि ग्राउंड पूरा स्मूथ है, पूरा फ्लैट है, कुछ ना कुछ स्लोप भी होगा हमारे ग्राउंड में। तो एक इक्विपमेंट है क्लाइनोमीटर, तो इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग एंगल और स्लोप ऑफ द ग्राउंड। ये चीज़ें भी मैंने आपको बता दी, बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आप बता ही रहा हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब देखो लीनियर मेजरमेंट विथ चेन और टेप में। अब देखो आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर स्मूथ या लेवल ग्राउंड है, यानी फ्लैट है आपका ग्राउंड का सरफेस, है ना। और आपको फिर मेजरमेंट कैसे करोगे, लीनियर मेजरमेंट कैसे करोगे अगर फ्लैट सरफेस है तो, है ना। अब यहाँ पर मैंने ए और बी पॉइंट बताया था आपको, है ना। 100 मीटर की दूरी पे था ए और बी पॉइंट, है ना। तो चेन लेंथ आपके पास 20 मीटर की चेन थी, 20 मीटर की चेन लेंथ थी। तो कैसे कर रहे थे आप लोग क्या कर रहे थे, रेंजिंग कर रहे थे, आप लोग रेंजिंग कर रहे थे और आपने डी ई और एफ पॉइंट इस्टेब्लिश कर रहे थे। कहाँ पे करा था, इधर इस पेज पे करा था, किस पेज पे करा था, यहाँ मैंने आपको बताया था ये डी ई एफ और जी पॉइंट आपने इस्टेब्लिश कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आप इस्टेब्लिश करते हुए स्मूथ लेवल ग्राउंड पे आप लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज ग्रेटर देन चेन लेंथ, वी कैन डिटरमाइन वी कैन डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ रेंजिंग।
बेंडिंग मोमेंट भी बता दिया मैंने। लेकिन बेटा ज़रूरी है कि आपका जो ग्राउंड है वो फ्लैट हो, स्मूथ लेवल ग्राउंड हो, नहीं हो। ग्राउंड में कुछ ना कुछ वेरिएबल ग्राउंड हो सकता है, ऊबड़ खाबड़ ग्राउंड हो सकता है। तब क्या करोगे आप लोग जो एक मेथड होता है स्टेपिंग मेथड वो फॉलो करोगे। स्टेपिंग मेथड आप लोग फॉलो करोगे। अब स्टेपिंग मेथड में क्या रहता है कि यहाँ पर आप शॉर्ट में शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के द्वारा आप लीनियर मेजरमेंट करोगे। आप 5 या 10 मीटर नापोगे, फिर वापस 5 या 10 मीटर नापोगे। इस इतनी इतनी छोटी छोटी मेजरमेंट करते करते आप पूरा लीनियर मेजरमेंट करोगे, है ना। तो दिस मेजरमेंट इज डन शॉर्ट लेंथ ऑफ 5 to 10 मीटर, द लीडर होल्डिंग द लेंथ हॉरिजॉन्टल। अब आप देखो यहाँ पर है आपका फॉलोवर, यहाँ पर है लीडर। अब ये लीडर गया है, इसने ये जो चेन थी इसको पकड़ा है, ये आपकी चेन पकड़ी है लीडर ने यहाँ पर। और यहाँ पर लीडर ने क्या करा है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्लम बॉब। अब ये जो प्लम बॉब होता है ये डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी देता है। अब क्या करता है ये जो प्लम बॉब है ये क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी वाली लाइन देता है। तो इसके द्वारा मैं क्या करता हूँ, प्लम बॉब के द्वारा ग्राउंड पर पॉइंट को ड्रॉप करता हूँ, प्लम बॉब को ग्राउंड पे ड्रॉप करता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, कौन सा पॉइंट मिल जाएगा प्लम बॉब के द्वारा। तो ये प्लम बॉब मुझे पूरी एक डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी देगा ना प्लम बॉब। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है तो ये मुझे एक सीधी वर्टिकल लाइन दे देगा, सीधी वर्टिकल लाइन देगा ना मेरे को, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है। तो यहाँ से मुझे एक ये पॉइंट मिल जाएगा, इसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ से ये दूरी जो भी है 5 या 10 मीटर, मान लो 6 मीटर, ये मैंने नाप ली। अब ये दूरी नापते टाइम हम लोग क्या क्या केयर केयर क्या ध्यान में रखेंगे कि जो मेरे चेन या टेप है वो कैसी नाप पूरी कैसी पकड़ी है, लीडर ने हॉरिजॉन्टल पकड़ी है ना, पूरी हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। उसने हमारी जो जो टेप या चेन है उसको परफेक्टली उसने हॉरिजॉन्टल उसने होल्ड करके रखी है अपनी चेन या टेप को। ठीक है, देखो आप मेजरमेंट डस इन शॉर्ट लेंथ ऑफ 5 to 10 मीटर, द रीडर होल्डिंग द लेंथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, द पॉइंट ऑन द ग्राउंड बिलो द फ्री एंड ऑफ द टेप इज बेस्ट लोकेटेड बाय प्लम बॉब। मैंने अभी बताया आपको, प्लम बॉब आपको डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी यानी वर्टिकल लाइन दे देगा, उसके द्वारा आप पॉइंट ऑन द ग्राउंड को स्टैब्लिश करते जाएंगे। अब देखो आप यहाँ पर आ गए, ए पॉइंट पे आपका लीडर था, अब लीडर वापस से आगे बढ़ा, अब यहाँ लीडर आ गया बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट उसने स्टेब्लिश कर दिया लीडर ने विद द हेल्प ऑफ वापस प्लम बॉब। अब ए पॉइंट पे कौन हो गया होगा, आपका फॉलोवर आ गया होगा। अब मान लो ये दूरी भी होगी कुछ ना कुछ, वापस से मान लो 7 मीटर। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते जाएंगे, मेजरमेंट करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग जब जाओगे 6 मीटर प्लस 7 मीटर, इस तरीके से आप पूरी हॉरिजॉन्टल दूरी नाप लोगे। कैसे ग्राउंड पे, उबड़ खाबड़ जो ग्राउंड है वहाँ पर। अब यहाँ पर बेटा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इट इज़ ईजियर टू वर्क डाउन हिल। नीचे उतरते उतरते जो आप नीचे उतरोगे ना और इस दिशा में काम करोगे नीचे की तरफ डाउन हिल, तो आसानी से काम होगा एज़ कम्पेयर टू अप हिल। ऊपर ऊपर करते करते काम, अगर आप ऊपर की दिशा में काम करोगे अप हिल तो काम थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जो है क्योंकि क्या होगा कि जो देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ होल्डिंग द जो 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 आपकी जो टेप है उसको हॉरिजॉन्टल पकड़ने में थोड़ी सी समस्या आ जाएगी। ठीक है, आप क्या करोगे, जो आपकी जो टेप है उसको हॉरिजॉन्टल पकड़ने में थोड़ी सी समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो फॉलोअर जो है अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा आपकी टेप को हॉरिजॉन्टली, समस्या होगी। अब देखो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर लॉन्ग टेप है, बहुत लंबी चेन टेप है, तो क्या होगा, बाय मेजरिंग अलॉन्ग, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, बाय मेजरिंग अलॉन्ग द स्लोप लाइन। देखो जब ग्राउंड जो है उसके रेगुलर स्लोप हो, ऐसा स्लोप नहीं है ऊबड़ खाबड़ नहीं है, ऐसा रेगुलर स्लोप हो, तब क्या करोगे आप एबने लेवल का यूज़ करते हुए भी लीनियर मेजरमेंट कर लोगे। ठीक है, यूजफुल वे ग्राउंड रन्स इन लॉन्ग रेगुलर शेप। जब आपका ग्राउंड का लॉन्ग रेगुलर शेप है तब आप स्लोप कैसे मेजर करोगे, एबने लेवल के द्वारा करोगे और अपनी लीनियर मेजरमेंट को कर लोगे। कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें थी बता रही है मैंने। आगे देखो, आगे देखो,
आगे देखो, देखो कल बहुत सारे न्यूमेरिकल होने वाले हैं कल की क्लास में बेटा। कल का जो वीडियो लेक्चर है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल होने वाले हैं। उसके पहले मैं एक हल्का सा लास्ट है, इसके बाद तो न्यूमेरिकल ही चालू होगा, उसको मैं कल ले लूँगा। क्लास का टाइम थोड़ा लंबा होता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब इसको हम लोग क्लास को बंद कर देंगे अभी, है ना। चलो, ये हल्की सी बात करो, देखो जब आप चेनिंग करते हो तो चेनिंग में ऐसा तो नहीं परफेक्ट हो आपकी चेनिंग, कुछ ना कुछ एरर्स भी आएंगे चेनिंग में। तो वो चेनिंग में एरर्स क्यों आते हैं देख लीजिए आप। आपने एरियस लेंथ और जो आपकी चेन लेंथ है उसमें कुछ समस्या है, या आपने बेड रेंजिंग करी है। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस मेजर कर रहे थे तो डिस्टेंस आपने पूरी परफेक्टली आप स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाए, क्योंकि जो इंटरमीडिएट पॉइंट है उसको आप प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, आपने रेंजिंग अच्छी नहीं करी है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस आनी थी उससे अधिक डिस्टेंस आ जाएगी, तो बेड रेंजिंग हो जाएगी। अब देखो आपकी जो टेप है उसको भी आपने बराबर स्ट्रेटनिंग नहीं करी है, और या तो हो सकता है कि आपने टेप को प्रॉपरली होल्ड नहीं करा हो, मार्किंग अच्छे से नहीं करी है पॉइंट्स की। अब टेम्परेचर वेरिएशन भी बहुत अधिक है, या जो एरो है उसको आपने ड्राइव करा है ज़मीन पर, वो भी थोड़े क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए। अब ये एरोस कौन ड्राइव करेगा, ग्राउंड पर लीडर करेगा और फॉलोअर कलेक्ट करता है। ठीक है, कुछ ना कुछ समस्या आ जाए इसके कारण भी एरर चेनिंग आ सकती है। अब देखो चेन लेन को आप अच्छे को मिस काउंट कर लो, है ना, या फिर आप मिस रीडिंग कर लो, टेप लेन तक कोई आप मिस रीडिंग कर लो। कुछ लिखा कुछ और था, है ना, आपने 3 को 4 पढ़ लिया, कुछ भी आप पढ़ ले। या फिर आपने क्या करा कि आपने रीडिंग तो सही करी, लेकिन जब आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जब आप जो आपकी जो रीडिंग है उसको आप बुक में लिख रहे हो, तो आपने गलत चीज़ें लिख ली हो अपनी किताब में, बुक में, पेड बुक में, तो ये समस्या आ सकती है। अब देखो एरर को मैंने कल ही बताया था कि जो एरर होती है 2 प्रकार की होती है, सिस्टमेटिक एरर भी हो सकती है और आपकी क्यूमुलेटिव एरर। सिस्टमेटिक या रैंडम एरर हो सकती है। और सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, ऐसी एरर जो कि लगातार बढ़ती जाए, या फिर ऐसी एरर जो लगातार बढ़ती जाए। या तो वो एरर लगातार पॉजिटिव एरर देगी या फिर लगातार नेगेटिव एरर देगी, यानी ये एरर क्या होगी, बढ़ेगी। दिस एरर इज क्यूमुलेटिव इन नेचर, है ना। दे कंसिडरेबली इंक्रीज और डिक्रीज द एक्चुअल मेजरमेंट, ये मैंने बोला था। अब देखो लगातार क्यूमुलेटिव नेचर की है तो किस दिशा में, एक ही दिशा में होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब ये मैंने आपको बोला था, मान लो मैंने आपको बताया था 20 मीटर की चेन दी थी मैंने आपको, है ना, और दूरी नापने का कार्य दिया था मैंने आपको, ए और बी पॉइंट के बीच में मैंने आपको दूरी नापने का कार्य दिया था, है ना। और आप 20 मीटर की चेन के द्वारा आपने दूरी नाप ली। तो ये जो दूरी आपने नापी थी, मान लो कि मैंने आपको बोला कि मैंने आपको 20 मीटर की चेन दी थी, चेन आपको 20 मीटर की चेन दी थी और बोला कि ए और बी पॉइंट के बीच की दूरी नाप लो। तो आपने ये दूरी नाप के आ गए और आपने मुझे बोल दिया कि सर मैंने 60 मीटर की दूरी नापी है, 60 मीटर की दूरी पे ए और बी पॉइंट है। लेकिन हो सकता है ये जो टेप है 20, ये जो चेन है वो 20 मीटर की नहीं होकर कितने की, 19 मीटर की हो, है ना। तो आपने 20 मीटर जो नापा था वो हकीकत में कितना था, 19 मीटर था। तो एक्चुअली में आपने कितनी दूरी नापी थी, 19 प्लस 19 प्लस 19, आपने 57 मीटर नापा था। लेकिन आपने कितना बोल दिया मुझे, 60 मीटर बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितनी ज़्यादा लंबी दूरी थी, है ना, उतनी ज़्यादा क्या हो रही है, आपकी सिस्टमेटिक एरर बढ़ रही है। अगर आप यहीं तक की दूरी नापते हैं, यहाँ तक की, तो आप मुझे बोलते हैं कि सर मैंने 40 मीटर की दूरी नापी है, लेकिन हकीकत में कितनी दूरी थी, वो 38 मीटर की दूरी थी। तो ये जो एरर यहाँ पे दो का डिफरेंस आ रहा था एरर का, ज़्यादा दूरी पे वो एरर का डिफरेंस क्या हो रहा है बेटा, बढ़ते जा रहा है ना। तो सिस्टमेटिक एरर जो है वो लेंथ ऑफ लाइन के प्रोपोर्शनल रहती है। अब देखो अब इसी प्रकार से रैंडम एरर पे आ जाओ। रैंडम एरर क्या हो सकता है कि दोनों दिशाओं में हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम डायरेक्शन में ही एरर हो। ठीक है, दोनों दिशा में हो सकती है। तो ये जो एरर होती है ये दोनों दिशा में हो सकती है, तो ये जो रैंडम एरर होती है ये कंपनसेट हो जाती है ना, ख़त्म हो सकती है ये एरर। ठीक है, प्लस माइनस हो जाती है और फाइनली जो एरर है वो बहुत कम आए हमारे पास।
और ये जो एरर होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में लेंथ ऑफ लाइन, ये पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है। फिर जब एरर आएगी तो हमें क्या है कि एरर्स को दूर भी करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ करेक्शन ऑफ लाइन होंगे यहाँ पे। ठीक है। अब चेन में कुछ अलग करेक्शन होंगे, और अगर मैं टेप के द्वारा मेजरमेंट करूँगा तो कुछ अलग करेक्शन होंगे। तो इतने इतने करेक्शन होते हैं टेप में, चेन में ये दो करेक्शन होते हैं। तो इनके बारे में हम कल की क्लास में ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो कल की क्लास में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज हमने थ्योरी ही करी है। ठीक है। तो फील्ड या प्रैक्टिकल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी है। ठीक है। मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी आज की क्लास। काफ़ी सारी चीज़ें आपने जानी होगी, नई नई चीज़ें। अब कल बेसिकली गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। काफ़ी सारे फार्मूले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं, जितने करेक्शन हैं उतने फार्मूले आपके पास आएंगे, उतने कंसेप्ट आप लोग सीखोगे, उतने न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। तो कल की क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में अब यहीं पे बंद करता हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है। तो मैं बंद करता हूँ आज की क्लास बेटा। ओके। ऑल द बेस्ट। ठीक है। ध्यान रखिए सब अपना अपना।